तो राधे राधे दोस्तों। 28 जून 1914 की वे रात 19 साल का एक विद्यार्थी था, उसने ऑस्ट्रो हंगरी राजकुमार का हत्या कर दिया। और ये एक ही घटना ने ये पूरी जंग को जन्म दे दिया। ये जंग जो था 4 साल तक चला था, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। इस जंग में कई पुरानी साम्राज्य भी खत्म हो गए। ऐसी जंग कई देशों और कई महाद्वीपों से लड़ी गई। इस जंग को नाम दिया गया वर्ल्ड वॉर 1। कितना जबरदस्त लगता है ना कि एक ही घटना से पूरा विश्व युद्ध छिड़ गई। अगर हम टाइम मशीन में अतीत से वापस जा पाते और अगर हम इस हत्या को रोक पाते तो क्या दुनिया में कोई विश्व युद्ध नहीं होता। असलियत इतनी सीधी नहीं होती है दोस्तों। जब इतनी बड़ी लड़ाई होता है तो इसके पीछे लंबी और जटिल श्रृंखला का वजह होता है। तो कोई एक ऐसा मामला आता है जो चिंगारी की तरह काम करता है। सोचो, एक डायनामाइट का पहाड़ है, उसमें हम एक छोटा सा माचिस की तीली जलाकर मैं पूरे पहाड़ को उड़ा देता हूँ, तो जो धमाका होगा ये मेरी माचिस की वजह से नहीं होगा, वहाँ डायनामाइट का पहाड़ था, इसीलिए ये हुआ। चलो आज इस वीडियो में समझते हैं वर्ल्ड वॉर 1 को। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first minutes. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखा। बीच में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, जो आज की ऑस्ट्रेलिया और हंगरी की तुलना में काफी बड़ा है। जर्मनी का साम्राज्य आज भी जर्मनी से बहुत बड़ा है। पोलैंड देश नहीं था, रूस में रूस का साम्राज्य था। आज के टर्की के इलाके में उस वक्त ओटोमन साम्राज्य था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी थे। दोस्तों, ये जानना दिलचस्प है कि उस समय ज्यादा यूरोपियन देश राजाशाही थे, वहाँ शासन होते थे। असल में सिर्फ 3 यूरोपियन देश ऐसे थे जो राजशाही नहीं बल्कि लोकतंत्र थे: फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सन मेरिनो। पूर्वी यूरोप में कुछ ऐसे देश हैं: सोर्मिया, ओसानिया, रोमानिया और बुल्गारिया, जिसको मिलाकर एक बल्कन देश कहा जाता है। ये मत भूलना, ये हमारे कहानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1878 ईस्वी से। उस वक्त रूस और ओटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था। एक तरफ ओटोमन साम्राज्य और दूसरी तरफ रूस, जो बल्कन देश से ओटोमन साम्राज्य को अलग करने में मदद कर रहा था। युद्ध के खत्म होने पर 1878 ईस्वी में बर्लिन के संधि पर हस्ताक्षर हुई। संधि के मुताबिक ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य को स्थापित तौर पर बोस्नियन हर्जेगोविना इलाकों को प्रशासन करने का अधिकार मिला, लेकिन ये इलाका आधिकारिक तौर पर ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरिया साम्राज्य ने बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया, वहां हमला किया। उस समय की नीति कार्टून बहुत दिलचस्प है। ओटोमन सुल्तान हाथ जोड़कर बहुत बेकाबू सा लगता है, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य के अंदर कई समस्याएं थी। अंदरूनी क्रांति हो रही थी। इस दौरान बुल्गारिया सफलतापूर्वक ओटोमन साम्राज्य से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आई। जो बीच में दिखाया गया है, बाएं तरफ आप ऑस्ट्रियन सम्राट फ्रांस जोसेफ को देख सकते हैं। बोस्निया हर्जेगोविना को चुराने की कोशिश की जा रही है, उसे नक्शे से पकड़कर चुराया जा रहा है। बोस्निया हर्जेगोविना के 400 इलाका, हर्जेगोविना का इलाका 4 साल तक ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के समय एक और साम्राज्य आया, उसे भी कब्जा कर लिया। जाहिर है बोस्निया के लोग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वे आज़ादी चाहते थे। बगल के देश सर्बिया के लिए सब देखकर बहुत नाराज थे। सर्बियाई लोग का केवल भौगोलिक ही नहीं बल्कि जातीय भी बोस्नियाई लोगों से गहरा संबंध है। असल में सारे पूर्वी यूरोपियन देश असलान जाति के हैं। इस देश में रहने वाले कई लोग इस कनेक्शन को महसूस करते हैं। असल में तुम नक्शे के नीचे वाले हिस्से को देखो, जहाँ के लोग गहरे नीले रंग के हैं, वहाँ के लोग अपने आप को साउथ अस्लावा करते हैं। इस देश में कई लोग को इसे साउथ अस्लावा बनाने की भी मांग की। सर्बिया ने शिकायत की कि हंगरी साम्राज्य सिर्फ बोस्निया पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वे साउथ अस्लावा पर हमला कर रहा था। देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी का विदेशी मंत्री पहले ही रूसी विदेशी मंत्री से बात कर चुका था। उसने कहा था कि रूस इस पे आपत्ति
ना करे, क्योंकि वे उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही सूचना दे रहे थे। रूस ने इसमें सहमति दे दी, क्योंकि रूस को इसके बदले में कुछ चाहिए था। इस नक्शे को देखो, ये काला सागर है, दक्षिण में मरमारा सागर बोस्फोरस जल संधि दोनों को जोड़ती है। यह हिस्सा उस्मानी साम्राज्य का था और रूस इसे चाहता था, इसलिए उनको इनका विरोध नहीं करना चाहिए था। रूस भी कुछ नहीं कहता जब वे बोस्निया पर कब्जा कर लेते। एक बढ़िया सौदा था, लेकिन एक समस्या था। समस्या ये था, बहुत अस्लावा लोग रूस में रहते थे और कई रूसियों लोग बोस्निया पर आक्रमण करने की शुरू कर दिया। आक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वे कैसे ऑस्ट्रियन हैंगरो साम्राज्य को अस्लावा लोगों पे काबू पाने के लिए राजी हो सकते थे। रूसी साम्राज्य पहले से ही कमजोर था, उसको जानता का इच्छा का कब्जा करना पड़ रहा था। इसलिए गुप्त समझौते के बावजूद रूस के विदेशी मंत्री ने सर्बिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। साल 1909 था। ऑस्ट्रो हैंगरियन के साम्राज्य ने जर्मनी से सवाल पूछा, अगर वे सर्बिया पर हमला करता है और रूस दखल देता है तो क्या जर्मनी उसकी मदद करेगी? जर्मनी ने कहा कि क्योंकि वे पुराने दोस्त थे, वे जरूर मदद करेगी। दूसरी तरफ रूस ने फ्रांस से कहा था कि ऑस्ट्रियन हैंगरो साम्राज्य ने बोस्निया पर पहले हमला किया था और जब सर्बिया ने इसका विरोध किया तो ऑस्ट्रो हैंगरी साम्राज्य और जर्मनी ने मिलकर सोविनिया पर हमला किया। रूस ने प्रस्ताव रखा कि फ्रांस को रूस से मिलकर इसमें लड़ना चाहिए, लेकिन फ्रांस ने कहा कि उसको बोस्निया से कोई लेना देना नहीं। जो भी हुआ, इस मामले से वे दखल नहीं देना चाहते। फ्रांस के इनकार से रूस चुपचाप हो गया और उसे बोस्निया के कब्जे को मानना पड़ा। इसके साथ ही युद्ध के विश्व युद्ध के खतरे टल गए, लेकिन फिर फर्डिनेंड की हत्या हो गई। बात ये थी कि जो बोस्नियाई लोगों को जोड़ा गया, वे इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे थे। बोस्नियाई आज़ादी चाहते थे। एक नया क्रांतिकारी शुरू हो गया, इसे यंग बोस्निया कहा जाता था, क्योंकि ये छात्र का एक क्रांतिकारी ग्रुप था और सर्बियाई उसकी मदद कर रहे थे। इसका मकसद सिर्फ था कि एक स्वतंत्र देश बनाना था, नहीं असल में वे सिर्फ बोस्निया हर्जेगोविना को आज़ाद करना ही नहीं चाहते थे, बल्कि सर्बिया के साथ मिलकर एक साथ दक्षिण राष्ट्र बनाना चाहते थे। युगोस्लाविया इतना खूबसूरत नाम है। युगोस्लाविया का मतलब युग का मतलब दक्षिण, एक कदम फिट नाम है। एक दक्षिण अस्लाविया देश के लिए मजेदार बात तो ये है कि बाद में ये सच भी हुआ। हालांकि ये अब देश भी टूट चुका है, लेकिन खैर 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगरी के राजकुमार फरीडे अपने पत्नी सोफिया के साथ बोस्निया के अधिग्रहित इलाकों में दौड़ कर रहे थे। वे नए हासिल इलाके से गुजरना चाहते थे, बल्कि ये उनके लिए काफी मुसीबत बन गया। 6 बोस्नियाई क्रांतिकारी ने उसे मारने की साजिश रची। सुबह करीब 10 बजे के करीब में एक क्रांतिकारी ने फराडे के गाड़ी के पास एक बम फेंका, लेकिन वे बम कार से टकराकर साइड में जाकर फट गया, जिसमें 20 लोग घायल हो गए और फर्नीडे इसमें बच गए, जिसमें बैठकर वे वहां जा रहे थे। वे इस झटके की वजह से रद्द कर दी गई और वे अस्पताल जाने का फैसला किया। घायल लोगों से मिलने के लिए जब वे अस्पताल जा रहे थे तो गलती से एक गलत रास्ते में उनका कार मुड़ जाता है। जब वे सही रास्ते में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि एक क्रांतिकारी से हम 5 फुट ही दूर हैं। एक 19 साल का स्कूल का छात्र बोर्नियो प्रिंस ने, जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बताया था, यही वे शख्स था जो फर्नीडे और उसकी पत्नी सोफिया पर गोली चलाई थी। इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी की साम्राज्य के राजा मारे गए। मजेदार तो बात यहाँ पर हुआ कि उसका उम्र जो था 20 साल में 2 महीना कम था। कानून के मुताबिक जिस व्यक्ति का 20 साल उम्र हो जाता है उसकी फांसी दी जा सकती है। 20 साल में अगर 1 दिन कम होगा तो उसे फांसी नहीं मिलेगी। गुर्गिया को फांसी नहीं मिला और 20 साल के लिए इन्हें सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उसने कहा कि हम एक युगोस्लाव राष्ट्रवाद हैं। उसका मकसद था कि युगोस्लाव को एकजुट करना, लेकिन इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि युगोस्लाव किस देश का हिस्सा होगा। लेकिन मुकदमे के करीब ये जरूर कहा था कि बोस्निया ऑस्ट्रिया से आज़ाद होना चाहता था। ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य का जब हत्या हुआ तो वहाँ के साम्राज्य में जो सम्राट थे वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए। दूसरे में उसने सर्बिया को युद्ध करने के लिए कोशिश कर दिया। इससे इस जंग की शुरुआत हो गई। इस लड़का ने इन्हें मारा और इसे इनाम दे दिया गया वर्ल्ड वॉर 1।
वर्ल्ड वॉर 1 इसे ही नाम देते गए। एक बंदे ने इस युद्ध को इतिहास रख दिया। तो आइए आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।